दिल्ली में सोनम वांगचुक को जबरदस्ती पुलिस द्वारा उठाया जाना, सीजेपी का धरना प्रदर्शन, राम मंदिर में चंदा चोरी, तमाम मसले ऐसे हैं जिन पर देश आंदोलनरत है। इसी बीच यूपी में चुनाव भी है और यूपी में चुनाव के संबंधित जो है बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस बार 2027 में यूपी में होने वाले चुनाव में जो है कई ऐसी पार्टियां जो है आरक्षित सीट और अनारक्षित सीट पर भी पिछड़ी और दलित जातियों के उम्मीदवार को ज्यादा टिकट देने की संभावना है। ये एक और ये भी देखना जरूरी होगा कि इन तमाम मसलों राजनीतिक घटनाक्रम के बीच यूपी का चुनाव कैसा होने जा रहा है। आखिर इस तरह की राजनीतिक हवा क्यों उठी है, इसके पीछे कारण क्या है, समझते हैं जेपी सिंह साहब से। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, संपादक हैं और खबरों की अंदर की खबरों की दुनिया से रूबरू रहते हैं। खबरों के पीछे क्या चल रहा है उनसे भी रूबरू रहते हैं, जानते हैं जेपी सर से। नमस्कार सर। कई तरह की खबरें चल रही हैं, यूपी से भी ये खबर है। देखिए, अब बहुसंख्य राजनीति सेंटर पॉइंट पर पहुंच गई और सारे दल लगातार हर चुनाव का जो है वो चीर फाड़ करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं और अचानक उत्तर प्रदेश और पंजाब में दलित वोटर बहुसंख्यक होने के नाते सेंटर स्टेज में आ गए। तो ये प्रयोग तो बहन मायावती ने बहुत शुरू में बसपा को जमाने के लिए किया था, जब उन्होंने सारे जनरल सीट पर भी जो है दलित उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन वो जीते नहीं थे, लेकिन वोट काट के उन्होंने तमाम लोगों की गणित बिगाड़ दी थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या जैसी सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद दलित को टिकट दिया, जो जनरल सीट थी, और अवधेश प्रसाद ने वहां जो है इतने धर्मांधता और इतने धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच सीट निकाल करके एक राजनीति में नया समीकरण पैदा कर दिया। अब पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है जी, संभवतः जनवरी फरवरी मार्च के आसपास। तो पंजाब में तो कांग्रेस लगातार पिछले चुनाव में भी उन्होंने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था और चन्नी के ही उसमें लड़ा था, लेकिन उसका ऑर्गेनाइज मामला नहीं था। लेकिन इस बार वो पंजाब में भी इसी कार्ड को खेलने जा रहे हैं। ऐसी पूरी संभावना है कि चन्नी को ही चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया, चरणजीत सिंह चन्नी को। और उत्तर प्रदेश में जो पीडीए बना है वो भी लगभग इसी तर्ज पर अखिलेश यादव ने पीडीए बनाई है। लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्रों में सुगबुगाहट है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, ये भी इस लाइन पर विचार कर रहे हैं कि दलित और अल्पसंख्यकों को, कांग्रेस का है कि दलित और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा जोर दिया जाए, सपा का भी दलित अल्पसंख्यकों पर ज्यादा जोर दिया जाए। भाजपा तो अल्पसंख्यकों पर उतना जोर नहीं देगी, लेकिन दलित पर जोर दे सकती है। अब होगा ये कि उनका अपना पारंपरिक वोट बैंक प्लस दलित, अगर दलित अपने कैंडिडेट के पक्ष में एकजुट होता है और उसमें दूसरे लोग थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, तो हो सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में दलित विधायकों की संख्या बढ़ जाए। और ये प्रयोग अगर सफल रहा तो ये लोकसभा में भी 2029 के चुनाव में अपनाया जा सकेगा। लेकिन इस बीच में मैं तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का भी साक्षी रहा हूं जी। तब तो हम लोग विद्यार्थी थे यूनिवर्सिटी के और लॉ में पढ़ते थे, लॉ कर रहे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो जेपी आंदोलन के कारण लॉ के सत्र भी जो है बहुत विलंबित हो गए थे। हम लोग का ही सत्र लगभग 1.5-2 साल विलंबित चल रहा था। 3 साल का सत्र 5 साल में पूरा हुआ, क्योंकि पहले सेमेस्टर सिस्टम था हर 6 महीने वाला। तो पता चला कि 9 महीना 10 महीना पहले ही सेमेस्टर में लग गया, तो अगले सेमेस्टर के फिर 6 महीना, तो 1.5 साल तो ऐसे ही हो जाता। बिल्कुल।
तो लेट होते होते वो इस तरह हो गया था। बाद में फिर सेमेस्टर खत्म हो गए और फिर वो जो है क्या कहते हैं वो हुआ और फिर जाके रेगुलराइज हुआ। तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार में नकल पर बहुत ज्यादा कड़ाई करने के कारण कांग्रेस की केदार पांडे सरकार द्वारा लड़के इतने फेल होने लगे कि वो जो है आंदोलनरत हो गए। और हम्म। गुजरात में तेल के दाम बहुत बढ़ गए। तेल को लेकर के चिमन भाई पटेल सरकार के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के लोग सड़क पर उतर आए। वो आंदोलन हो गया और जयप्रकाश नारायण ने उसको समग्र क्रांति का रूप देकर उस आंदोलन को पूरे उत्तर भारत में जो है फैला दिया। और उसमें समाजवादी पार्टी, आरएसएस, जनसंघ सभी शामिल हो गए। और उसमें मधुलिमय वगैरह की बड़ी भूमिका थी उस आंदोलन को करने में, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में समाजवादी युवजन सभा की बड़ी भूमिका थी। मैंने जिस तरह कोटा में देखा स्टूडेंट्स का सैलाब, और जिस तरह कल देहरादून जंतर में मंतर। देखा, जंतर नहीं, आज देहरादून देहरादून में में। जंतर मंतर तो फ्लॉप जी। शो है। और अच्छा। जंतर मंतर इसीलिए कि जब इतने बड़े शो का आयोजन राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसमें जंतर हम्म। मंतर जैसे शो का आयोजन करके लगता है कि जैसे वो जो है उनकी को डिरेल करके जो है जंतर मंतर को प्रमुख बनाने का जो है क्या कहते हैं कार्यक्रम चल रहा हो। कहीं ना कहीं इससे फायदा जो है वो क्या कहते हैं सत्तारूढ़ दल को होगा कि राहुल गांधी की हवा निकल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कहाँ जंतर मंतर पर 100, 200, 500 आदमी इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। वहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा थे, बारिश होने के बावजूद इकट्ठा थे। एक बहुत ही लोकप्रिय गायिका के पैरेलल मुफ्त गाने के प्रोग्राम को छोड़ करके जो है लड़के छात्र इकट्ठा थे और पूरे उत्तराखंड से हम्म। लड़के छात्राएं आए थे बड़ी संख्या। और उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को न केवल सुना, सराहा, बल्कि जो है वो ये उम्मीद भी जो है वहां से जगी है कि जो बाकी और जगह जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज, पटना वगैरह में होने वाला है वहां पर भी उम्मीद के मुताबिक भीड़ काफी होगी। और अभी प्रारंभिक रूप से राहुल गांधी ने इसको हिंदी हृदय प्रदेश में ही सीमित कर रखा है, हम्म। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान। अब इसके अगला चरण दक्षिण भारत में होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता। हालांकि दक्षिण भारत में पहले से ही कांग्रेस की जड़ें हैं। तो छात्र जी। राजनीति उस तरफ भी जा रही है। और एक संभावना ये भी है कि अगर ये राजनीति सफल होती है तो आगे आने वाले चुनाव में अच्छी खासी संख्या में हम्म। जैन जी के लड़के, जैन जी की लड़कियां भी सभी चुनाव में कांग्रेस सपा और पार्टियों के प्रत्याशी बन सकते हैं। क्योंकि जयप्रकाश हम्म। नारायण ने जो आंदोलन किया था उसमें उन्होंने स्थापित राजनीतिक जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनका समागम बना के उनको टिकट दिया था। लेकिन इस बार जो है उम्मीद है कि जैन जी के लड़कों को टिकट मिलेगा और ये नेपाल की तरह पूरी तो नहीं लेकिन सेमी क्रांति जैसा माहौल बनेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो अब हम्म। ये सब बातें जो है चुनाव के लिए बिछ रही हैं। और इसमें बहन जी का चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में क्षरण हो गया, हम्म। इनका जो आपका बिहार और मध्य प्रदेश और जगह जहां जहां राजस्थान जहां टांग अड़ाती हैं, जहां अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, वहां पर भी कोई बहुत अपेक्षित सफलता इनके प्रत्याशियों को नहीं मिल रही है। नतीजा है कि और अवधेश प्रसाद जैसे लोगों को सफलता मिल रही है। तो नतीजा ये है कि इससे राजनीतिक पार्टियों में सोच बढ़ा है कि अगर हम जनरल सीट से अपने समर्थन से दलित उम्मीदवार उतारें और वो दलित वोट के साथ हमारे समर्थक वर्गों का टिकट पाएं तो चुनाव में हम्म। अच्छी खासी सफलता पा सकते हैं। तो अब ये प्रयोग अगर कोई कर रहा है तो इससे सत्तारूढ़ दल क्यों पीछे रहेगा। वो भी हिंदुत्व बिल्कुल। के नाम पे दलितों को टिकट दे सकता है, लेकिन अब उसका कैडर इससे कितना संतुष्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हम्म। वहां तो आरएसएस कैडर है जो शुद्ध ब्राह्मणवाद पर आधारित है। खैर, तो अब ऐसे देश की राजनीति में सुरक्षित सीटों की राजनीति आमतौर पर दलितों की हिस्सेदारी तक सीमित है। हालांकि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों की यह घोषित परिपाटी दम तोड़ती दिखने की उम्मीद बन रही है। कारण चुनाव दर चुनाव लगातार कमजोर होती जा रही बहन जी की बसपा के मूल दलित वोट बैंक पर कब्जे के लिए चुनावी रण में उतरने वाले सभी प्रमुख दल पहली बार थोक में सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं।
इस नए सियासी प्रयोग का अखाड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और अवध बनेगा, जहां दलित बिरादरी की भूमिका निर्णायक। यहाँ यह भी बताना समीचीन होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण ने नई पार्टी बना के अच्छा खासा दलित वोटों, जो मायावती का कोर जाटो वर्ग है, उसमें अच्छी खासी अच्छी सेंध घुसपैठ लगा की दी। है। हाँ, जी। अच्छी खासी सेंध लगा दी है और पूरी संभावना पाई जा रही है कि पीडीए के घटक दल के रूप में चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। तो इससे भी जो है क्या कहते हैं, ये रणनीतिक कदम हम्म। और जो है फलदायी प्रतीत हो रहा है अभी। बाकी तो चुनाव में जब परिणाम आएगा तब देखना है, क्योंकि सबसे ऊपर तो ईवीएम रहती है। सारे बिल्कुल। समीकरण एक तरफ, ईवीएम एक तरफ, चुनाव आयोग एक तरफ। फिर हम्म। अभी चुनाव आएगा तो पता चलेगा कि कितने वोट कटे हैं, किसके कटे हैं, किसके नहीं कटेंगे। उत्तर प्रदेश में भी तो एसआईआर हुआ है, बिल्कुल। लेकिन चूंकि चुनाव नहीं है इसलिए हल्ला नहीं हो रहा। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में सामान्य सीट अयोध्या में दलित कार्ड के सफल प्रयोग के बाद सपा उत्साहित है। पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की जीत के बाद सपा ने इस वर्ग का को संदेश देने के लिए कम से कम 2 दर्जन सामान्य सीटों पर यही प्रयोग करने की रणनीति बनाई है। 2 दर्जन मतलब 24 सीट रिजर्व के हम्म। अलावा। सपा की इस रणनीति से सदर भाजपा ने भी ऐसी ही चाल चलने की रणनीति बनाई है। इस क्रम में भाजपा ऐसी सीटें चिन्हित कर रही है जहां उसके मूल वोट बैंक के साथ दलितों की संख्या प्रभावशाली हो। इसके साथ महिला परसीमन भी लाने की कोशिश हो रही है, जो कि हालांकि 27 के चुनाव में तो नहीं, लेकिन 29 के चुनाव में डबल डबल हम्म। सीटों के रूप में सामने आएगी। राजनीति की नई परिपाटी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध अखाड़ा बनेगा, जहां दलित बिरादरी की आबादी 23 से 25% है। गौरतलब है कि राज्य की 403 सीटों में से 84 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी की सुरक्षित हैं। दलितों की आबादी करीब 21% है टोटल। गठबंधन दल आमतौर पर इन्हीं सीटों पर एसटी एसटी उम्मीदवारों को मौका देते रहे हैं। इस सियासी होड़ में दलित विधायकों की संख्या बढ़ने के हम 100% आसार हैं। समाजवादी पार्टी दलितों की उम्मीदवारी के लिए ऐसी सीटें तलाश रही जहां उसके मूल वोट बैंक यादव और मुस्लिम के साथ दलितों की संख्या ज्यादा हो, जिससे जीत पक्की हो सके। अरे एक प्रकार से ये वोट बैंक के विस्तार की जो है कोशिशें हो रही है। वहीं भाजपा भी ऐसी तीसरे तलाश रही है जहां अगला अति पिछड़ा के साथ दलित का गठजोड़ अजय समीकरण बनाए। अलग अलग रणनीति के कारण दलित उम्मीदवारों का सामना अन्य जाति के साथ होगा। दरअसल दोनों संभावित सपा कांग्रेस और राजग गठबंधन की निगाहें बसपा के मूल वोट बैंक पर है। बसपा के लगातार छिटकते जनाधार के कारण राज्य के दलित वोट बैंक में बीते 1.5 दशकों में तेजी से बिखराव हुआ है। भाजपा ने पहले इस स्थिति का लाभ उठाते हुए गैर जाटव दलितों को साधा। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक में सपा ने भी सेंधमारी की। अब भाजपा और सपा के बीच जाटव व गैर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने की होड़ है। ऐसा नहीं है कि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार लड़ते जीतते नहीं रहे हैं। हालांकि यह प्रतीकात्मक ही रहा है। मसलन वर्तमान लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सामान्य सीट से जीतने वाले अवधेश कुमार इकलौते दलित हैं। हालांकि 1991 में काशीराम इटावा की सामान्य सीट पर जीते। वर्तमान में किरण रिजिजू एसटी सामान्य सीट अरुणाचल प्रदेश पश्चिम, चरणजीत सिंह चन्नी एससी सामान्य सीट जालंधर से सांसद हैं। किरण रिजिजू जहां भाजपा से सांसद हैं, वहीं चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस से सांसद हैं। झारखंड के हम्म। सीएम रहे बाबूलाल मरांडी इकलौते आदिवासी नेता हैं जिन्हें सामान्य सीट से सांसद के साथ विधायक बनने का भी अवसर मिला है। तो ये जो है नई राजनीति जो है मतलब आ गई है, जिसमें और भी छेपक जुड़ने वाले हैं। जैसे हम्म। अगर ये दलित ये खड़ा करते हैं, दलित देते हैं, तो इससे दलितों में संदेश जाएगा कि अब सपा जो है दलितों को भी साथ लेके चलेगी। और यादव और दलितों के मुस्लिमों के साथ गठजोड़ से जो इन बिरादरियों में आपस में जो संघर्ष की स्थिति रहती है उसमें भी कमी आएगी, और नेता ऐसी कोशिश भी करेंगे कमी आए। इससे बाकी सीटों पर भी इन वर्गों का वोट उनको मिल सकता है। अब ये देखना है कि हम्म। बहन जी अपना वोट बैंक कितना बचा पाती है, क्योंकि गैर जाटो वोट तो उनका लगभग खसक गया है। उनके पास केवल हम्म। जाटो वोट का ही एक वर्ग बचा हुआ है। अगर वो भी खसका तो बसपा एकदम बिल्कुल शून्य पर चली जाएगी। हालांकि संख्या बल के हिसाब से तो शून्य पर है, लेकिन संगठन अभी भी कहीं कहीं दिखता है, वो भी दिखना बंद हो जाएगा। फिर
जैन जी जिस तरह जो है उद्वेलित है और जिस तरह राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, अगर जैन जी भी इसमें शामिल हो गया तो ये और भी घातक कॉम्बिनेशन बनेगा। और बाकी भाजपा अभी परसीमन में सफल होती है कि नहीं, परसीमन में सफल होगी तो महिलाओं को कोशिश करेगी अपनी ओर खींचने के लिए विधानसभा चुनाव में कि हमने महिला आरक्षण लागू कर दिया है और वो 29 के चुनाव से लागू हो जाए। ये सारी परिस्थितियां हैं। अब ये देखने की बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठे। ये तो सर यूपी में ये है, राम मंदिर वाला कितना असर डालेगा चुनाव में? और अच्छा हाँ, इसके अलावा राम मंदिर भी बहुत असर डालेगा, क्योंकि इससे जो धर्म प्राण जनता है वो भले वोट भाजपा को ना दे, लेकिन हो सकता है वो दूसरों को वोट देने में वो हिचके, लेकिन वो वोट निकलेगा नहीं। उसी तरह जैसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण कर दिया था, तो 2004 के चुनाव में सवर्णों का उत्तर भारत में अच्छा खासा वोट दूसरे के पक्ष में नहीं गया, लेकिन वो वोट देने निकला नहीं। जैसे घर में 5-7 आदमी है तो एक आदमी वोट देने चला गया, बस बाकी लोग नहीं निकले। हम्म, तो कहने का मतलब है कि वो जो नैराश्य की भावना है, तो एक सवर्ण वोट बैंक में तो विशेष रूप से नैराश्य की भावना आएगी, जो भाजपा के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बचपन से लोगों बच्चों को सिखाया जाता, हम लोगों को स्वयं सिखाया गया था कि कभी भी चढ़ा हुआ पैसा वहां हो उसको बेटर नहीं लेना चाहिए। चढ़ा हुआ प्रसाद, चढ़ा हुआ पैसा पुजारी आपके हाथ में उठा के प्रसाद दे तो उसको लीजिए, अपने हाथ से उसको नहीं वहां से चुराना चाहिए। और ये बड़ी बहुत ही जघन्य और गंदा काम माना जाता है। पुजारी ले ले, पुजारी का पुजारी चढ़ाया जाता है, भगवान का पुजारी सेवा करता है, सफाई करता है मंदिर की, पशु पूछ चढ़ाता है, धोता है, काफी चीज करता है, तो पुजारी का भरण पोषण उससे होता है। लेकिन जहाँ प्रबंधन है वहां प्रबंधन ही पैसा लेता है, बाकी सब इंतजाम करता है, पुजारियों को वेतन देता है। जैसे राम मंदिर में जो है ये मामला था। अब राम मंदिर में तो जमीन खरीदने से लेके अब तक इतने घोटाले आ चुके हैं कि पता नहीं कितने 100 करोड़ का है कि 1-2 करोड़ का है कि 20,000 करोड़ का है। ये सोच का विषय है, क्योंकि राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास जब था, जब जब तक बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं हुआ था, उसके बाद जब ये सरकार की वजह से न्यास बना, उसका चंदा इसका चंदा राम शिला बने। आप समझिए कि अगर एक कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी हो तो पता नहीं कितना बड़ा घोटाला निकलेगा, पता नहीं कितने लोग सामने आएंगे गवाही देने। तो ये तो निश्चित रूप से ये भी असर डालेगा। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजें बीजेपी के प्रतिकूल ही जाती हुई दिखाई पड़। हाँ, एक खबर और भी है सर यूपी से ही, खास करके सवर्ण वोट, सवर्ण में ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मण मतदाता जो है वो बीजेपी सरकार से नाराज या योगी सरकार से भी नाराज दिख रहे हैं। उसके उसका क्या आपको आकलन लग रहा है सर? देखिए, अब मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कुछ जी। कहूंगा तो इसको लोग हमारे ऊपर क्षत्रियवाद का आरोप लगा देंगे। हम्म। लेकिन हकीकत यही है कि जो है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण क्षत्रियों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसा हम लोगों ने जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब भी देखा था, वीर बहादुर हम्म। सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब भी देखा था, और अब योगी आदित्यनाथ भी छत्री के नाम पर मुख्यमंत्री हैं तो अब भी देख रहे हैं। हालांकि मैं छत्री होने के नाते ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमेशा इस सब का लाभ जो प्रशासन में लोग बैठे रहते हैं उन्हीं को होता है, बाकी किसी आम आदमी को नहीं होता। जैसे मैं ही छत्री हूँ, मैं योगी सरकार के दौरान फालिस से ग्रस्त हो गया। इलाहाबाद में मैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहा हूँ, मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार का आज ही पत्रकार हूँ। इसके बाद 24 जनवरी को मुझे माइल्ड हार्ट अटैक निमोनिया के साथ हो गया, मैं अस्पताल में भर्ती रहा। हमें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी पैसे की सहायता नहीं दी, चाहती तो पत्रकार के नाते दे सकती थी। हम्म। ना हमारे पत्रकार मित्रों ने किसी ने जो है आवाज उठाई कि जेपी सिंह को जो है आर्थिक सहायता दी जाए, ये 3 साल से बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, छत्रीवादी सरकार है कि नहीं। लेकिन एक जो हम्म। प्राइड है कि हमारी जाति का है, तो ये प्राइड भाई आजकल जब सभी जातियों में है तो क्षत्रिय भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि खरबूजे को देख बिल्कुल। के खरबूजा रंग पाता है। तो जब हम्म। सब जातिवाद कर रहे हैं तो क्षत्रियों का एक वर्ग अच्छा खासा है जो कभी जमींदार नहीं रहा। हम्म। क्योंकि आप आमतौर पर देखेंगे कि राजा और जमींदार क्षत्रिय जातिवाद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको रियाया की चिंता होती है जिसमें सभी लोग शामिल हैं।
हमेशा जो रियाया टाइप के जो आपके क्या कहते हैं मतलब वर्ग होता है, वही जो है ज्यादा जातिवाद के चक्कर में होता है और उसी को जातिगत प्राइड ज्यादा रहता है। तो ये प्राइड के होने के नाते इसी तरह ब्राह्मणों का भी एक वर्ग है, अविनाश अवस्थी। तो ब्राह्मण होने जी के नाते लगातार योगी जी के जो है वो क्या कहते हैं प्रमुख सलाहकार हैं और लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर आरोप लगता है क्षत्रियवाद का। कौन सा क्षत्रियवाद चला रहे हैं भाई? जेपी सिंह को तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, और जेपी सिंह जानते हैं बहुत से ऐसे पत्रकार क्षत्रिय हैं पत्रकारों के बारे में, जिनको ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी जो है सरकार की ओर से मिला। जी तो बाकी एक नैरेटिव तो उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है कि जो है योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अब क्यों विरोधी है भाई, ये ब्राह्मण देवता ही अच्छी तरह जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दलित पिछड़े खुश हो सकते हैं, अल्पसंख्यक खुश हो सकते हैं कि हो सकता है कि इस बार के चुनाव में जो है उनको ज्यादा तरजीह मिले। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।